जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 75वां वीडियो है और आज का टॉपिक है वेवेल योजना, जिसे इंग्लिश में वेवेल प्लान 1945 कहते हैं। हम लोग वेवेल योजना को अन्य नामों से पुकारे तो शिमला सम्मेलन के नाम से भी इसको हम लोग कह सकते हैं कि शिमला सम्मेलन 1945। तो आइए समझते हैं कि वेवेल योजना है क्या। वेवेल योजना को समझने से पहले लॉर्ड वेवेल को समझते हैं। तो लॉर्ड वेवेल का भारत में समय काल 1 अक्टूबर 1943 से लेकर 21 फरवरी 1947 के बीच में होता है। और लॉर्ड वेवेल से पहले हम लोगों ने देखा था कि वायसराय के रूप में लॉर्ड लिनलिथगो थे, जिनका समय काल अप्रैल 1936 से सितंबर 1943 के बीच में होता है। लॉर्ड वेवेल का समय काल अक्टूबर 1943 से फरवरी 1947 के बीच में होता है और आज़ादी से पहले इनको हटा दिया जाता है। क्लेमेंट एटली इस समय ब्रिटेन के पीएम रहे हैं और इनको वेवेल पर कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि भारत में जो समस्या आई थी ये इसको हल करने में ये सफल नहीं थे। और इसके अलावा एटली से पहले जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे, इनको भी लॉर्ड वेवेल पसंद नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि जुलाई 1941 से जून 1943 के बीच में ये भारत में ब्रिटिश सेना के प्रमुख रहे हैं, यानी कि कमांडर इन चीफ रहे हैं लॉर्ड वेवेल। जब ये भारत वायसराय बनकर आए तो भारतीयों ने इनका स्वागत किया। इससे पहले भारत से ये परिचित थे, लेकिन जब ये भारत आए वायसराय बनकर तो भारतीयों ने इनका स्वागत किया था। सेना में रहते हुए इनके अच्छे व्यवहार को लोगों ने देखा था, इसलिए भारतीयों ने स्वागत किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेंटर में, केंद्र में, कार्यकारिणी परिषद में कमांडर इन चीफ का पद होता है। जो कमांडर इन चीफ का पद होगा तो हमारे नेताओं से मिलेंगे ही मिलेंगे, तो नेता इनसे परिचित थे, इसलिए इनका स्वागत भी किया गया। कुछ घटनाओं पर नज़र दौड़ाए तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। फरवरी 1944 में केंद्रीय विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन को इन्होंने संबोधित किया था और संबोधित करते हुए कहा था कि भारत एक प्राकृतिक इकाई है, सोच लीजिए। लेकिन इससे पहले जो भी अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, ये स्वीकार नहीं करते थे कि भारत एक इकाई है। तो इन्होंने ऐसा किया, भारत एक प्राकृतिक इकाई है, इन्होंने संबोधन करते हुए कहा। उसके बाद हमने देखा था कि बंगाल में 1943 में अकाल पड़ा था। ये अकाल पीड़ित इलाकों को दौरा भी किया था और दुर्भिक्ष को कम करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए थे, जिसमें क्या हुआ कि चावल की आपूर्ति को इन्होंने बढ़ा दिया था और वस्तुओं के मूल्यों पर इन्होंने नियंत्रण किया था। चावल की आपूर्ति इन्होंने बर्मा से बढ़ाया था। तो ये देखिए, तो यहाँ ये अकाल पीड़ित एरिया को दौरा करने से एक सकारात्मक संदेश जाता है और इन दोनों घटनाओं के माध्यम से वेवेल साहब भारत में बेहतर वातावरण बनाने के प्रयास किए थे। इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं को जेल से भी रिहा कर दिया था, ताकि भारत में एक पॉजिटिव वातावरण बढ़े, सकारात्मक वातावरण बने। अब थोड़ा समझते हैं कि शिमला समझौता जो 25 जून 1945 को हुआ था वो क्या था। ठीक है, जो शिमला समझौता है 25 जून 1945 से मई 1945 के बीच में होता है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या था और इसके बीच को हम शिमला समझौता 25 जून 1945 को होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या होता है कि मई 1945, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, मई 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के करीब था, लेकिन जापान अभी तक समर्पण नहीं किया था। यानी कि मई 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के करीब था, लेकिन जापान क्या किया था, अभी तक समर्पण नहीं किया था और भारतीय सीमा को जापान से डर सता रहा था कि कहीं ये भारत में प्रवेश न कर जाए। और इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, यानी कि विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने युद्ध में ब्रिटेन को झोंक दिया था और कहा था कि मैं तुम्हें रक्त और आंसू के सिवा कुछ नहीं दे सका। तो ये बहुत ही अच्छे साहित्यकार भी थे, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अब क्या, ये मैं बताने का मुख्य कारण था कि विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी भारत के साथ उत्पन्न, यानी विंस्टन चर्चिल जो थे कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे और ये भारत के साथ उत्पन्न जो गतिरोध था इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे थे और भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए इन्होंने वेवेल को भेजा था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय नेताओं को जो जेल में बंद थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको रिहा कर दिया, जून 1945 में रिहा कर दिया। ठीक है, भारतीयों से बातचीत करने के लिए। और इस समय ब्रिटेन की स्थिति तो खराब हो ही चुकी थी और जापान का भय भी भारतीयों को सता रहा था। इसके अलावा ब्रिटेन के ऊपर यूएसए और यूएसएसआर का दबाव था, लगातार दबाव बना हुआ था कि आप भारत की समस्याओं को सुलझाएं, क्योंकि अटलांटिक चार्टर पर इंग्लैंड ने साइन किया था। अटलांटिक चार्टर को मैंने पीछे बता दिया था।
कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने मिलकर ही अटलांटिक चार्टर तैयार किया था। तो इस अटलांटिक चार्टर का दबाव ब्रिटेन पर था कि भारत की समस्याओं को सुलझाइए, इसलिए बेबल को इन्होंने भारत में भेजा था। इसके अलावा एक और घटना थी 1945 में। 1945 के मध्य में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और चर्चिल को लगा कि भारत और ब्रिटेन के बीच उत्पन्न गतिरोध का नकारात्मक प्रभाव चुनाव पर भी पड़ेगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए और इसको श्रेय लेने के लिए इन्होंने बेवेल को भेजा था। लेकिन इस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो गई और क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी के थे, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ से बनते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी अभी हम देखेंगे कि भारत में जो शासन का स्वचालन हो रहा था, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सरकार चल रही थी भारत में। और इस बीच में हमारे जो नेता थे अपना संविधान बनाने की लगातार मांग कर रहे थे। तो जो बेवेल योजना थी, जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही काम करेगा, ऐसा कहा गया। जो बेवेल प्लान था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही था। और इस गतिरोध को ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो ब्रिटेन और भारत में गतिरोध था उसको ख़त्म करने के लिए लॉर्ड बेबल के पास प्रस्ताव रखा। फिर मई 1945 में लॉर्ड बेबल थे लंदन गए और व्हाइट हाउस में जाकर विचार विमर्श किए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 4 जून 1945 को ये भारत लौटे और 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन बुलाया था लॉर्ड बेबल ने। और शिमला में सम्मेलन बुलाने के किनको बुलाया था? कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को और दूसरे नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस बेबल योजना के प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहला अपना प्रावधान आता है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 2 लोग, स्वयं गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ अंग्रेज होंगे, ठीक है ना, कमांडर इन चीफ अंग्रेज होंगे। और परिषद में 2 ब्रिटिश सदस्य होंगे और अन्य सभी भारतीय होंगे। लेकिन ये देख लीजिए कि यहाँ भारतीयों को बहुमत दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको लगेगा कि नहीं बहुमत हमें मिल रहा है, लेकिन यहीं पर लोचा है, ठीक है। अन्य सभी भारतीय होंगे। ये कार्यकारिणी परिषद तब तक काम करेगी जब तक नया सरकार लागू नहीं हो जाता, यानी कि अंतरिम सरकार नहीं बन जाता तब तक ये कार्यकारिणी परिषद लागू होगी। लेकिन यहीं पे एक लोचा है, क्या है कि गवर्नर जनरल का निषेधाधिकार, वीटो पावर बना रहेगा। यही गड़बड़ कर दिया, यानी कि वीटो पावर, भारतीय चाहेंगे कोई प्रस्ताव लाना तो अगर ये वीटो कर देते हैं गवर्नर जनरल तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो देख लीजिए अंग्रेज अपने हाथ से शक्ति जाने नहीं दे रहे थे बहुमत देने के बावजूद भी। तो इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, इस प्रावधान को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद क्या किया कि परिषद में हिंदू और मुस्लिम के सदस्यों को संख्या को बराबर रखा गया। लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी कब आती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी आपके पास कब आएगी, ये सोचिए आप। पॉलिटिकल इक्वालिटी कब आएगी आपके पास? पॉलिटिकल इक्वालिटी है कि जनसंख्या के अनुपात में आपको सीट दिया जाए, ना कि सांप्रदायिकता के आधार पर। तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों को माने कि सांप्रदायिकता के आधार पर संख्या का बराबर किया गया, ना कि जनसंख्या के आधार पर। तो इसे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। उसके बाद परिषद के सदस्यों का चयन सर्वसम्मति से किया जाएगा और आम सहमति न बन पाए तो अलग अलग दल अपनी अपनी सूचियाँ भेजेंगे। जो आम सहमति नहीं बन पाएगी तो क्या करेंगे, अलग अलग दल सूचियाँ अपनी अपनी भेजेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या होगा कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को ही होगा। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम प्रतिनिधियों को भेजना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकती है। यानी कि देख लीजिए यहाँ से तोड़ने का काम शुरू हो गया। तो परिषद के सदस्यों का चयन सर्वसम्मति से किया जाएगा और आम सहमति न बन पाए तो अलग अलग दल अपनी अलग अलग सूचियाँ भेजेगा। तो इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य नेता शामिल थे, अन्य दल शामिल था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार मुस्लिम लीग का ही होगा। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम प्रतिनिधियों को भेजना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकती है। इस बेबल योजना में प्रावधान था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसका मतलब है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदू संगठन है और इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने को स्वर्ण हिंदू का प्रतिनिधि नहीं मानना चाहती थी, ठीक है। स्वर्ण हिंदू की प्रतिनिधि अपना नहीं मानना चाहती थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने वेबल योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें द्विराष्ट्र का सिद्धांत नहीं था। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सारे प्रावधानों को अस्वीकार किया, उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें द्विराष्ट्र का सिद्धांत नहीं था, ठीक है।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कार्यकारिणी परिषद का जब तक संविधान न बन जाए तब तक अंतिम सरकार काम करेगी, ये इसमें प्रावधान था, लेकिन इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही भारत संचालित हो रहा था 1935 से। अब देखते हैं कि राजनीतिक विश्लेषकों ने इनके संबंध में क्या कहा वेवेल प्लान के बारे में। तो राजनीतिक विश्लेषकों ने शिमला समझौते को लॉर्ड वेवेल की बहुत बड़ी भूल कही। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को परिषद में बराबर का दर्जा देकर जिन्ना के कद को अधिक बढ़ा दिया। आप देख लीजिए कि संप्रदाय के आधार पर बराबर का हक इन्होंने दे दिया था और जिन्ना के कद को आगे बहुत अधिक बढ़ा दिया था। इसके बाद प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग की मिली सफलता जिन्ना के कद को और अधिक बढ़ा दिया। वेवेल साहब जुलाई 1945 में इस प्लान की असफलता की घोषणा करते हैं। खुद इस प्लान की असफलता को घोषणा जुलाई 1945 में कर देते हैं। उसके बाद घोषणा से पहले जिन्ना से व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं और इस तरह जिन्ना का कद और भी बढ़ता चला गया और वीटो शक्ति भी दी कि किसी भी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक जिन्ना स्वीकार नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं, कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस इस चीज़ को स्वीकार करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये जो अपने लॉर्ड वेवेल थे सेना के पृष्ठभूमि के थे और सेना की पृष्ठभूमि होने के कारण वेवेल द्वारा अनजान में की गई ये राजनीतिक भूल थी या जानबूझ के भूल थी, ये आप लोग समझते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इतिहास घटनाओं को अपने तरीके से व्याख्या करती है। तो ये रहा अपना वेवेल योजना जो असफल रही, ठीक है। तो अगले दिन हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आज़ाद हिंद फौज के संबंध में। तो आज भर इतना ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं वेवेल योजना क्या थी। तो वेवेल योजना को पेश करने लॉर्ड वेवेल के संबंध में समझा, क्यों पेश किया गया शिमला समझौता या वेवेल योजना, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा था कि इसके प्रावधानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्यों अस्वीकृत करती चली गई, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।